मसीह का तमाम ये तंबो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें हमारा मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं जिनका हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत होगी रेलवे के रिस्ट्रक्चरिंग की खबर से। क्या शुरू हो रही रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया? क्या जीएम फूड पर आगे बढ़ रही सरकार? डेटा प्रोटेक्शन बिल से क्या सिक्योर होगा आपका डेटा? रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कर दिया मंदी का ऐलान। ट्विटर के सामने क्या है अब सबसे बड़ा संकट? और क्या चांदी में बढ़ रही किसी बड़ी तेजी की संभावना? ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत रेलवे से। केंद्र सरकार रेलवे की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का विलय करके एक कंपनी बनाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी का नाम इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का विलय करके एक कंपनी बनाने का मकसद उन्हें ज़्यादा पेशेवर बनाना है, ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना है। सर, क्या रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर रही है सरकार? हाँ, रेलवे के पुनर्गठन की प्रक्रिया की दिशा में ये दूसरा कदम है। पहले कदम पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो ताज़ा प्रस्ताव है वो रेलवे की 8 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी में लाना है। रेलवे एक ऐसा संगठन है जो सेवाओं के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। वो पहिए बनाता है, धुरे बनाता है, डिब्बे बनाता है, इन लोकोमोटिव्स बनाता है। ये सारी अलग अलग कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी में लाने की बात चल रही है। ये माना जा रहा है कि ये उस पुनर्गठन का हिस्सा है जिसके बाद रेलवे के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को सर्विसेज पार्ट से शायद अलग किया जाएगा। जैसे कि रेलवे का एक बड़ा हिस्सा आईआरसीटीसी के तहत आता है जिसमें रेलवे सेवाएं देती है रिजर्वेशन की और कैटरिंग की। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला भी हाल में ही हुआ अक्टूबर में कि हमें पता है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने रेलवे के पुनर्गठन और क्लोजर के लिए एक रिपोर्ट दी थी और जिसमें कई सारी संस्थाओं को रेलवे की बंद करने की या पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई थी। उसमें पहली प्रमुख संस्था जिसको अभी हाल में बंद किया गया है जिसका नाम है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। करीब 40 साल पुरानी ये संस्था थी जो रेलवे वर्कशॉप के मॉडर्नाइजेशन का काम करती थी। इसे बंद करने का आदेश हुआ है, ऐसी खबरें अखबारों में आई हैं। इसी क्रम में हम इस पुनर्गठन को भी देख रहे हैं। ये 1979 से जिसको COFMOW कहते थे, ये काम कर रही थी। रेलवे अपने आकार में कमी करने के लिए, रेलवे अपने कामकाज को सुचारू बनाने के लिए और थोड़ा लीन ऑर्गेनाइजेशन बनने की तैयारी कर रही है। अगर ये प्रस्ताव जो 8 कंपनियों के विलय का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है सरकार से, उच्च स्तर से और कैबिनेट स्तर से, तो ये रेलवे का सबसे बड़ा, हाल फिलहाल के दिनों में रेलवे का सबसे बड़ा पुनर्गठन होगा। हमें याद रखना होगा कि जिन संस्थाओं के क्लोजर या बंद करने की बात कही गई है उसमें स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन है जो लखनऊ में काम करता है। दूसरा इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स है जो दिल्ली में काम करता है। और इसके अलावा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये भी संगठन हैं जिन संगठनों को पुनर्गठन के तहत बंद किया जाना है या इनका विलय किसी बड़ी कंपनी में किया जाएगा। और यहाँ से हालांकि पिछला 1 साल रेलवे के पुनर्गठन की दृष्टि से कुछ बहुत सफल नहीं रहा है। रेलवे को नेशनल एसेट मॉनेटाइजेशन प्लान का बड़ा हिस्सा बनाया गया था और ये माना गया था कि सरकार अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए रेलवे की संपत्तियों का मॉनेटाइजेशन करेगी। लेकिन बजट की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। 3 महीने बजट, 2 महीने बजट आने में बचे हैं। रेलवे का एसेट मॉनेटाइजेशन कतई सफल नहीं रहा है। कोई बड़ा मॉनेटाइजेशन रेलवे के जरिए अभी तक हासिल नहीं किया जा पाया है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM फूड को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट में हर उस पैक्ड खाद्य उत्पाद पर GM फूड का लेबल लगाने का प्रस्ताव है जिसे तैयार करने में कम से कम 1% GM फूड का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि देश में FSSAI की मंजूरी के बिना GM फूड आयात नहीं होगा। नियामक ने ये ड्राफ्ट ऐसे समय जारी किया है जब देश में GM सरसों को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सर, क्या सरकार अब धीरे धीरे अलग अलग रास्तों से GM फूड पर आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है आपको? और ये एक दिलचस्प बदलाव है। मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपको एक विशेष पैकेज में दिखाया था कि कैसे भारत में स्वदेशी आंगन मंच और बहुत सारे लोग GM फसलों का विरोध कर रहे हैं, जबकि भारत के में आयात होने वाले अधिकांश तेल में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का या उससे बने हुए खाद्य तेल का हिस्सा है। GM सरसों के साथ एक पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार
के अनुषांगिक संगठन या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन स्वदेशी जागरण मंच ने इसके खिलाफ विरोध भी किया है और ये माना है कि ये ना तो फसलों के लिए सही है ना सेहत के लिए सही है। ये पुराना स्टैंड है जो पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं। लेकिन सरकार के सारे रेगुलेटर शायद जीएम फसलों के लिए रास्ता बनाने में लग गए हैं। तो एक पहला सरसों की मंजूरी हुई। एफएसएसआई का जो आदेश आया है, पिछले साल भी नवंबर में गाइडलाइंस आई थी, अब चेंज करके उनके नए ड्राफ्ट घोषित किए गए हैं, जिनमें अब उन पैकेजेस पर जिनमें जीएम फूड का इस्तेमाल होगा या जीएम फूड से बने हुए किसी इंग्रेडिएंट का उस खाने को बनाने में, उस उत्पाद को बनाने में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के सब्सटेंस का इस्तेमाल होगा, तो उसे मेंशन किया जाएगा। इसे माना जा सकता है कि सरकार धीमे से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को आधिकारिक रूप से अब बाजार में जारी करने का रास्ता खोल रही है। और जैसे आप मानते हैं कि फूड के पैकेजिंग पे कई सारी लेबलिंग होती हैं, वेज, नॉन वेज और कैलोरी की, उस तरीके की एक लेबलिंग इसके साथ और भी दिखाई देगी। इस व्यवस्था के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जीएम फूड्स के इंपोर्ट की मंजूरी की प्रक्रिया को भी शायद इसके साथ एस्टेब्लिश कर रही है। अभी तक जो खाद्य तेल का आयात हो रहा था उसमें यह कहना मुश्किल था कि जीएम फूड के लिए कोई मंजूरी ली जाती थी, केवल खाद्य तेल का आयात होता था। सर, जीएम फूड पर लेकर इतना बवाल मचा क्यों हुआ है? पूरी दुनिया में ये बहस पुरानी है कि जीएम फूड सेफ हैं कि नहीं, और ये सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में भी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि आखिर जीएम फूड का विरोध क्यों किया जाता है। तो एक तो विरोध ये इस तरह से है जीएम फूड का कि इसके आने के बाद जो घरेलू नस्लें होती हैं, घरेलू बीज होते हैं, उनका संरक्षण खत्म हो जाता है, उनकी ईल्ड कम होती है, इनकी ईल्ड ज़्यादा होती है, तो धीमे धीमे इनका प्रचलन होना शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में कपास के जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आने के बाद भारत में कपास के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हमने देखी, लेकिन फूड के मामले में WHO इस पर काफ़ी काम करता है और WHO की एक समिति है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स पर काम करती है। अभी बाजार में केवल एक बड़ा वर्ग है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स का अवेलेबल है पूरी दुनिया में, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स दरअसल 3-4-5 बड़ी बीमारियों से बचाने की DNA टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। यानी उस पर हर्बिसाइड का असर ना हो, उस पर किसी फंगीसाइड का असर ना हो, किसी बीमारी का असर ना हो, क्योंकि दुनिया में फसलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं उसमें होने वाली बीमारियां। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का या जीएम की पूरी क्रांति इस हिसाब से आई कि फसलों की ईल्ड को कम करने में जो कारक सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, खासतौर से बीमारियां और तमाम तरीके के रोग, उनकी प्रतिरोधक क्षमता इन बीजों में डाली जाती है। WTO की एक कमेटी है जिसकी जांच करती है। WTO ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट्स में भी ये कहा है कि फिलहाल दुनिया में जो भी जीएम फूड उपलब्ध हैं उनके स्वास्थ्य पर किसी बुरे असर को लेकर कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। दुनिया के हर देश में जीएम फूड को अप्रूव करने वाली रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिसके हेल्थ बेनिफिट्स की पड़ताल करती हैं, जांच करती हैं और इसके नुकसानों और बेनिफिट्स के आधार पर इन्हें आगे मंजूर करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो खाद्य तेल आ रहा है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से बना हुआ है। तो WHO का मानना है कि जनरली जिन फसलों का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया के खाने में, उनमें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां नहीं पाई गई हैं। जीएम टेक्नोलॉजी का जो अगला चरण है वो अगला चरण शायद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, जब फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के बाद उनमें प्रोटीन का कॉन्टेंट, उनमें पोषक तत्वों का कॉन्टेंट बढ़ाने की तकनीकें सामने आएंगी। ये वस्तु स्थिति जीएम फूड्स को लेकर है। चलिए अगली खबर पे आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट की। दिल्ली NCR में दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। फुल क्रीम दूध का भाव 63 रुपये से बढ़कर 64 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो टोन मिल्क का जो दाम है वो 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है, जो बढ़कर अब 50 रुपये प्रति लीटर हो गया। आशंका जताई जा रही है कि अन्य डेयरी कंपनियां भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। चारे की कीमत लगातार बढ़ रही है जिस वजह से दूध के उत्पादन की लागत बढ़ी है और यही वजह है कि कंपनियां दूध की कीमतें बढ़ा रही हैं। अक्टूबर के दौरान देश में चारे की महंगाई 27% दर्ज की गई थी, जो जुलाई 2013 के बाद अब तक का सबसे बड़ा मंथली लेवल है, आप जिसको मान सकते हैं महंगाई का। अगली खबर डेटा प्रोटेक्शन बिल की। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 17 दिसंबर तक सभी भागीदारों से ड्राफ्ट पर राय मांगी है। नए डेटा प्रोटेक्शन बिल में विदेशी टेक कंपनियों को छूट दी गई है कि वे यूजर्स का डेटा भारत के बाहर भी स्टोर कर सकती हैं। इसी बात पे बड़ी बहस थी, क्यों ये राहत दी गई ये समझेंगे। इस छूट में मेटा, गूगल, ट्विटर और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को राहत मिली है। हालांकि नए बिल में डेटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो है वो बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया और आज ऐसी भी एक खबर छपी थी कि इसको अभी ये फाइनल नहीं है, इसको और बढ़ाकर 1000 करोड़ तक भी पहुंचाया जा सकता है। सर, पहला सवाल ये कि ये राहत क्यों दी कंपनियों ने, क्योंकि पूरी बहस ही इस बात को लेकर शुरुआत से चर्चा में थी कि डेटा इंडिया में स्टोर होगा, फिर ये राहत क्यों?
ये सबसे बड़ी शिफ्ट है डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो हम इस पूरे बिल का संदर्भ समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में डेटा प्राइवेसी को निजता के अधिकारों में शामिल किया था। इसके बाद जस्टिस सी कृष्णा के अध्यक्षता में एक आयोग बना था। उस आयोग ने डेटा प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव मसौदा सरकार के सामने रखा था। सरकार इसे संसद में लाई थी, फिर उसे वापस ले लिया गया था और उसे नए सिरे से अब नया ड्राफ्ट चर्चा के लिए जारी किया गया। और इसलिए ज़रूरी है आप सब लोग जो लोग, क्योंकि हर व्यक्ति का डेटा पब्लिक डोमेन में है, हर व्यक्ति अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, वो किसी तरीके का मोबाइल फ़ोन या बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहा हो, तो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है और ये बहस ज़रूरी है पूरे देश में समझने के लिए कि जो नया बिल है वो क्या करता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये कि जो सबसे बड़ा विवाद था पिछले बिल को लेकर और जिसको लेकर का दबाव था, उसमें सरकार शायद कई वजहों से ढीली पड़ी है और सरकार ने ये अलाउ किया है कि निश्चित शर्तों के तहत दुनिया के किसी भी देशों की कंपनियां या दुनिया के देशों में भारत की सूचनाएं या लोगों का डेटा भेजा जा सकेगा। अभी अपने आप में एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी और इस पर काफ़ी बहस भी रही थी। सरकार ने इसके लिए इस बिल में प्रस्ताव किया है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो नियम तय करेगी और इसके बाद मान लीजिए उदाहरण के लिए अमेरिका में काम करने वाली कोई कंपनी भारत के लोगों की सूचनाएं चाहती है और अपने कारोबार में इस्तेमाल करना चाहती, तो उसे एक अप्रूवल प्रोसेस से आना पड़ेगा और उन सूचनाओं को लेकर वो उसे जाने की छूट मिलेगी। ऐसा क्यों किया गया? शायद ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ एक एफटीए की कोशिश कर रही है जिसमें डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को लेकर काफ़ी बहस और खींचतान है। आने वाले समय में भारत के जो भी ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया में होंगे उनमें डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत के नियमों को लेकर सवाल उठेंगे और इसलिए शायद सरकार अपनी तरफ से विदेश की कंपनियों को भारतीय लोगों का डेटा इस्तेमाल करने की कुछ शर्तों के तहत रियायत देगी, ऐसा ये ड्राफ्ट बिल बताता है। इसके अलावा इसमें तमाम चर्चाएं नियमों के उल्लंघन पर पेनाल्टी लगाने की हैं जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया। पर इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस पर हम आगे बात करेंगे कि इस डेटा में प्राइवेसी का क्या होगा। जी सर, अगला सवाल यही था कि डेटा में प्राइवेसी का क्या होगा, मतलब कितनी सिक्योर होंगी अब इन्फॉर्मेशन इस बिल के आने के बाद, क्या कुछ बदलेगा? शुभम, यहाँ ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। शायद संसद को अगर समय मिलेगा तो संसद इस पर चर्चा करेगी या बाकी विशेषज्ञ इस पर चर्चा करेंगे। इसमें वो सारे प्रावधान नहीं हैं जिन प्रावधानों के कारण डेटा प्रोटेक्शन बिल की पूरी कल्पना की गई थी प्राइवेसी को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि लोगों की निजता को और उनके डेटा प्राइवेसी को संभाला जाए। अब इसमें इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस तरीके के कोई प्रावधान या इस तरीके के बिल कोई प्रावधान नहीं करता कि जिसमें हमारी और आपकी कंसेंट ली जाएगी। कंसेंट से जुड़े हुए जो प्रावधान थे पिछले बिल में भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, इस बिल में उनको और डाइल्यूट किया गया ऐसा लगता है और ये मान लिया जाएगा कि अगर आपने सर्विस स्वीकार की है तो आपकी कंसेंट ले ली गई है। दूसरी चीज, सरकार और सरकार की एजेंसियों के पास हमारे निजी डाटा के इस्तेमाल और प्रयोग के अकूत अधिकार दिए गए हैं, जहां प्राइवेसी का एक बड़ा सवाल पहले से उठ रहा था जो इस कानून के जरिए दिखाई देता है कि ये कानून सरकारी एजेंसियों को भी और बहुत सारी अन्य एजेंसियों को भी प्राइवेट डेटा प्राइवेट लोगों के डेटा के इस्तेमाल की छूट देता है और बड़े पैमाने पर छूट देता है। जो रेगुलेटर है जिसका मैं दस्तावेज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये लोगों को दो कंपनियों या दो पार्टियों के बीच डेटा प्राइवेसी के विवाद में इंटरवीन तो करेगा, लेकिन ये किसी किस्म की कानूनी सुरक्षा देता हुआ नहीं लगता है। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर लोगों के आपके निजता के व्यक्तिगत रूप से भी नहीं देता, ऐसा माना जा सकता है। प्राइवेसी की दृष्टि से ये बिल काफ़ी कमज़ोर दिखता है। दूसरा ये कि अभी तक इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि इंडिविजुअल डेटा प्रोटेक्शन के दम के होने पर कोई कंपेंसेशन सीख कर पाएगा या नहीं। अगर उसकी राय के विरुद्ध उसका डेटा, उसके प्राइवेट जानकारी को किसी ने इस्तेमाल किया और शेयर किया है तो उसे कैसे कंपेंसेशन मिलेगा, इसकी पेनाल्टीज, इसका प्रोसेस सरकार से भी अगर ये हुआ है तो उसकी पेनाल्टी या उसके प्रोविजंस कैसे होंगे। तो अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल के पूरे कानून को देखें तो दावा ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को निजता का या हमारी सूचनाओं को निजता के अधिकार का हिस्सा बनाया था उसकी स्पिरिट में उन सारे प्रिंसिपल्स को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन प्राइवेसी के मामले पर इसमें काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिसिंग हैं और ख़ासतौर से जो आधुनिक रूप से जो डेटा प्राइवेसी की जो नई बहसें उसमें इंक्लूडेड नहीं है। चूँकि ये प्रस्ताव, चूँकि दस्तावेज बहस के लिए सामने रखा गया है तो बहुत सारी राय इस पर आएंगी और शायद हो सकता है सरकार इस पर विचार करके इसे प्राइवेसी की दृष्टि से और मजबूत करे।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ने मंदी की आशंका जताते हुए लोगों से अपील की है कि वे फ्रिज और टेलीविज़न जैसे महंगे उत्पाद खरीदने से परहेज करें, अपने पैसों को बचा कर रखें। अमेरिकी समाचार चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने बयान दिया है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका से कई दिग्गज टेक कंपनियां अपने यहाँ नौकरियों में छटनी कर रही हैं। हाल ही में अमेजॉन ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। सर, क्या मायने हैं जेफ बेजोस के इस बयान के? जेफ बेजोस अपने कारोबार में छटनी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका बयान कई तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया बाजार में। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पैसे बचा कर रखिए क्योंकि आने वाले समय में मंदी आने वाली है, मांग टूटने वाली है। इसका बड़ा असर आप पूरी दुनिया की ई कॉमर्स कंपनियों पर देखेंगे क्योंकि अमेजन उनकी कॉम्पिटिटर भी है और मार्केट लीडर भी है। एक तरह से जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी में जो रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की है, जो लोगों को निकाला है, उसके साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में मांग बुरी तरह टूटने वाली है और मांग टूटने का असर पूरी अर्थव्यवस्थाओं पर होगा। जेफ बेजोस ये कहते हुए मुझे लगता है ग्राहकों से ज़्यादा अपने सप्लायर्स को, अपने एक्सचेंज पार्टनर्स को संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें अमेजन शायद उस तरीके से रिटर्न या उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि मंदी सर पर खड़ी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से आया बयान खासा महत्वपूर्ण है और बाजार के भीतर जो चल रहा है उसकी तरफ इशारा करता है और इसके साथ इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इंटरनेट इकॉनमी, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही, इंटरनेट इकॉनमी इस मंदी से सबसे ज़्यादा डरी हुई है इसकी तुलना में कि अगर आप पुरानी ब्रिक एंड मोर्टार इकॉनमी को देखें। और इसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। भारत में भी अब कई स्टार्टअप कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। ताजा मामला फूड एग्रीगेटर जोमेटो का है। जोमेटो ने शनिवार को कहा कि वे अपने 3% कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी। देश भर में जोमेटो के लगभग 3800 कर्मचारी हैं। शुक्रवार को ही जोमेटो के सह संस्थापक मोहित गुप्ता ने कंपनी छोड़ दी और उसी के बाद कंपनी की तरफ से कर्मचारियों की छटनी को लेकर यह बयान जारी किया गया। सर, क्या यही वजह है कि भारत में जोमेटो ने भी छटनी की है? अब भारत की जो स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स में छटनी का अगला हिस्सा ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अगर आप जेफ बेजोस के बयान से संकेत लेना चाहें तो जोमेटो एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास रेवेन्यूज़ आ रहे थे, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। इससे पहले जिन कंपनियों में हमने छटनी देखी थी उनमें से कई सारी कंपनियों के पास तो बड़े रेवेन्यूज़ भी नहीं है। फिनटेक या एडटेक कंपनियों के पास उनकी तो चुनौतियाँ दूसरे तरफ से थी। जोमेटो बाजार में लिस्टेड कंपनी है, जोमेटो को इन्वेस्टमेंट भी मिला और जोमेटो के पास एक बिजनेस मॉडल, एक रनिंग बिजनेस मॉडल है। और ये बताता है कि स्टार्टअप सेक्टर की मंदी या यूनिकॉर्न्स की मंदी अब उन सेक्टर्स में भी फैल रही है जहां कम से कम एक बिजनेस मॉडल ऑपरेट कर रहे हैं। पर जोमेटो काफ़ी बड़ा नुकसान उठा रही है लगातार हर साल उस दृष्टि से। और जोमेटो जैसी कंपनी अगर अपने यहाँ छटनी शुरू करेगी तो हमें बहुत सारे और ऑनलाइन पोर्टल्स में छटनी का अगला दौर शुरू होता दिखाई देगा। ये संकेत इस समय मिल रहा है। इस बीच रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी वैश्विक मंदी को लेकर आगाह किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि दुनिया में जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है उसकी वजह से आर्थिक मंदी गहराने का खतरा बढ़ गया है। सर, ऐलान कर दिया रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कि दुनिया भर में मंदी आ रही है। रिजर्व बैंक गवर्नर पर बात करें उससे पहले आप से अनुरोध करेंगे कि इंटरनेट क्षेत्र में ये हो क्या रहा है, क्यों इतनी छटनी हो रही है, मंदी क्यों इतनी गहरी लग रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है, सबसे बड़ी कंपनी मांग में टूटने की और लोगों को खरीदारी न करने की सलाह दे रही है। इसके लिए इस बार का इकोनॉमिक मनी 9 के ऐप पर ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ आपको वो वास्तविकता पता चलेगी कि इंटरनेट इकॉनमी के अंदर अब इस समय क्या चल रहा है और भविष्य आने वाले 2 साल में इंटरनेट अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है, कितनी मुफ्त सेवाओं पर तलवार लटकी है और कंपनियां इसे कैसे सस्टेन करके इसमें सर्वाइव करेंगी। वापस लौटते हैं आरबीआई गवर्नर के बयान पर। आरबीआई गवर्नर ने अपने बयान में 3 महत्वपूर्ण बातें कहीं और उन 3 महत्वपूर्ण बातों के साथ उन्होंने एक तरह से मंदी का ऐलान कर दिया। पहली चीज उन्होंने ये कही कि पूरी दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर सिंक्रोनाइज्ड ढंग से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं। दुनिया के पिछले 25-30 साल के इतिहास में, 40 साल के इतिहास में दुनिया की हर अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह से एकमुश्त ब्याज दर में इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं देखी गई और ये बात स्थापित है जो मंदी के आने की संभावना को और मंदी के आ जाने को मजबूत कर रही है। उनका यह बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि यूके की अर्थव्यवस्था में मंदी आ चुकी है। वहाँ के वित्त मंत्री आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान कर चुके हैं। ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी लंबे समय तक जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगर आप में से किसी को उम्मीद है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कम होगी और सॉफ्ट लैंडिंग होगी, यानी ब्याज दरों में आगे कमी आएगी, तो नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक हार्ड लैंडिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है कि ब्याज दरों में एक लंबी बढ़ोतरी के बाद ऊंचाई पर जाकर ब्याज दरें रुकेंगी, भारत में भी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में भी। पहली चीज।
दूसरी बात उन्होंने जो कही वो दूसरी बात और महत्वपूर्ण थी। उनका एक कहना था कि पूरी दुनिया में जिस तरीके की अनिश्चितता बनी हुई है आर्थिक रूप से नीतियों को लेकर अलग अलग जगह, वो अनिश्चितता रिकवरी के प्रयासों को, अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी के, वापसी के प्रयासों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। और अनिश्चितता रोज बदल रही है, बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, युद्ध की परिस्थितियां हैं, तनाव की परिस्थितियां। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मंदी क्यों आएगी और मंदी आने का खतरा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। और ये प्रोटेक्शनिज्म दुनिया में सामानों की आपूर्ति भी कम कर रहा है और उनकी महंगाई भी बढ़ा रहा है। और इन 3 महत्वपूर्ण बयानों की दृष्टि से हैदराबाद में उनका कल भाषण था, पिछले हफ्ते उनका भाषण था। इन 3 बयानों की दृष्टि से आप भारत में आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तैयारियों की कुछ झलक भी ले सकते हैं कि रिजर्व बैंक इस परिस्थिति में लंबे समय के लिए क्या करने वाला है। और जिस महंगाई का जिक्र रिजर्व बैंक गवर्नर ने किया, इस महंगाई को और बारीक से और गहराई से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पिछले हफ्ते का इकोनॉमिकम देखिए, क्योंकि वहाँ हमने आपको बताया कि मरी हुई मंदी में कैसे सबने मिलकर जान डाली। वो महंगाई कैसे आई, महंगाई कौन लाया, इस सब कुछ आपको पता चलेगा पिछले हफ्ते के इकोनॉमिकम में। टाइटल था क्या से क्या हो गया देखते देखते, और जो अंशुमान जी ने बताया उसका टाइटल था ढोल में पोल। अगली खबर, शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। नवंबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। विदेशी निवेशकों की इस खरीदारी की वजह से शेयर बाजार को तो सपोर्ट मिल ही रहा है, साथ ही रुपए को भी सहारा मिला है। सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है। 11 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 14.72 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 544.72 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सर, फॉरेक्स रिजर्व में एकाएक तेजी देखने को मिली है, तेजी कितनी टिकाऊ है? 2 वजह थी बढ़ोतरी की। एक तो आरबीआई ने, जैसा हमने अपने पिछले सप्ताह के इकोनॉमिकम में चर्चा की थी, रिजर्व बैंक ने एकदम अपनी रणनीति बदली और रुपए को सहारा देने के बजाय बाजार से डॉलर, जो भी बाजार में डॉलरों की आपूर्ति थी, उसे खरीदना शुरू किया। और वो बढ़ोतरी हमें रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि रुपए की कीमत में कोई बड़ा परिवर्तन बढ़ोतरी की साइड में, मजबूती के साइड में नहीं आया। रुपया 81 से 82 के बीच में ही मूव कर रहा है, 12-15 पैसे ऊपर और नीचे। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी मदद का शायद इससे रहा होगा कि विदेशी निवेशकों का निवेश भारतीय बाजार में बढ़ा। आने वाले महीनों, पिछले 2 हफ्तों में हमने बाजार में जो तेजी देखी उसमें विदेशी निवेशकों की तरफ से खरीदारी देखी। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये बढ़ोतरी जारी रहेगी विदेशी मुद्रा भंडार में या ये बनी रहेगी? इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर महत्वपूर्ण बात यह कि जो विदेशी निवेशकों का निवेश है उसे लेकर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का एक ताज़ा सर्वे आया है और वो सर्वे भारत के शेयर बाजार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। ये सर्वे दुनिया के फंड मैनेजर्स के बीच में किया गया जो एशिया और इमर्जिंग मार्केट की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं। उनका मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे खुलने लगेगी, कोविड की जो शर्तें हैं वो ढीली होने लगेंगी और अर्थव्यवस्था में काम शुरू होगा। इमर्जिंग मार्केट के फंड्स का ट्रांसफ़र एक बड़ा हिस्सा चीन की तरफ शिफ्ट होगा। ये सर्वे बताता है कि अगले 1 साल के जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स का विंडो है वो भारत में लगभग 13% भारत में निवेश में गिरावट का संकेत देता है, जबकि चीन में 12% और कोरिया में 15% की बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है विदेशी इमर्जिंग फंड्स के निवेश का शिफ्टिंग। भारत के साथ जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी अपने निवेश लूज करेगी वो ताइवान होगी। ताइवान में भी विदेशी निवेशक अपना निवेश बाजार से घटाएंगे। तो जो एडवांटेज भारत के पास पिछले 1 साल का था, अगर आप बोफा मेरिल लिंच के सर्वे पर जाएं तो सर्वे मान रहा है कि भारत से करीब 12% फंड जो भारत में था या उनके निवेशकों का जो अतिरिक्त नया निवेश है वो चीन के बाजार में और साउथ कोरिया के बाजार में बढ़ेगा। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये विदेशी निवेश की रफ्तार आने वाले समय में बाजार में कायम रह पाएगी, और अगर ये अगले 1 साल में रणनीति बदलती है तो फिर विदेशी मुद्रा भंडार पर हमें उसका दबाव दिखाई देगा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर एक बार फिर से दबाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $87 के नीचे आ गया है। WTI क्रूड भी $80 के नीचे ट्रेड हो रहा है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दूसरे बड़े कंज्यूमर चीन में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से मांग घटने की आशंका है, जिस वजह से भाव पर दबाव है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने सऊदी अरब से क्रूड की सप्लाई कम करने को कहा है। इसके अलावा आज डॉलर में हल्की रिकवरी भी देखी जा रही है, उसका असर भी भाव पर बना हुआ है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सर, और क्या वजह है क्रूड में गिरावट की?
क्रूड की गिरावट की ताजी सबसे बड़ी वजह चीन की मांग कम होना है। चीन ने अपने इंपोर्ट में कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती शायद रूस से मिलने वाले तेल की वजह से हुई है और कुछ अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत के कारण हुई। इसके कारण हम तात्कालिक तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देख रहे हैं, जो ब्रेंट क्रूड करीब 90 से नीचे 87 और 88 के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन चिंता यह है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख बना रहा तो फिर ओपेक देश वापस रिटेलिएट करेंगे और उत्पादन में कटौती का एक दौर और आगे आने की संभावना है। तो इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में कमी दुनिया के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन वो उतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ओपेक देश अमेरिका से भी इस बात पर सीधा मोर्चा खोल चुके हैं कि वो तेल में कच्चे तेल की कीमतों को $90 के आसपास रखेंगे। चीन की अर्थव्यवस्था पर सब कुछ निर्भर है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था अगले 15 दिन में 20 दिन में रिकवरी के संकेत दिखाती है तो कच्चा तेल फिर $90 से ऊपर जाएगा और फिर शायद उत्पादन में कटौती की संभावनाएं थोड़ा सीमित होंगी। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका की सरकार अब इस बात की जांच कर रही है कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए जिन वैश्विक निवेशकों से पैसा लिया था उनको कहीं यूजर्स के निजी डेटा का एक्सेस तो नहीं दिया था। ये जांच दरअसल उस एग्रीमेंट की जाएगी जो एलन मस्क और ग्लोबल इन्वेस्टर के बीच हुआ था। इन निवेशकों में सऊदी अरब के एक प्रिंस, कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे निवेशक शामिल हैं। सर, अब ट्विटर पर कौन सी जाँच की तलवार लटक रही है? शुभम, एक जांच के बारे में तो आपने बता दिया कि जो ट्विटर में निवेश के बदले जो डेटा शेयरिंग हुई उसकी जांच हुई, पर दूसरी एक और महत्वपूर्ण जांच जो यूनाइटेड स्टेट का फेडरल ट्रेड कमीशन कर सकता है, शुरू कर सकता है, क्योंकि कई सारे सीनेटर्स ने और अमेरिका के सांसदों ने FTC जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उससे ये कहा है कि ट्विटर ने जो अपनी पॉलिसी में चेंज किया और ब्लू टिक के लिए पैसा लेना शुरू किया, ये जो ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी से जुड़े हुए कानून हैं अमेरिका के, उनका उल्लंघन है और ट्विटर के ने इसे करते समय फेडरल ट्रेड कमीशन को सही ढंग से सूचना नहीं दी और ये फैसला रेगुलेटर्स को सूचना के बगैर किया गया, जबकि ऐसी प्रक्रिया को लागू करते समय फेडरल ट्रेड कमीशन से मंजूरी ली जानी चाहिए थी। और हुआ ये कि ट्विटर की ब्लू सर्विस जब आई और उसके बाद कई सारे फेक बॉट अकाउंट्स बन गए, वेरीफाइड अकाउंट बन गए, जिसके बाद अमेरिका के रेगुलेटर्स को और फेडरल ट्रेड कमीशन को इस पूरी व्यवस्था में डाउट लगा है और इसलिए उस पर जांच शुरू होने वाली है। पहले तो जांच ये है, एक जांच का जिक्र शुभम ने किया, दूसरी जांच ये। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अन्य देशों से टेस्ला और एलन मस्क के जो रिश्ते हैं उनकी जाँच रेगुलेटर्स को करनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, उनका इशारा चाइना और अरब देशों के बीच में था, यानी दो महत्वपूर्ण देश जिनसे अमेरिका के रिश्ते इस समय बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उन दोनों देशों से टेस्ला और एलन मस्क के गहरे रिश्ते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर शायद फेडरल ट्रेड कमीशन उन पर जांच शुरू कर सकता है। कई पैमानों से अगर आप देखें तो एलन मस्क अपनी इस पूरी ट्विटर रणनीति में बुरी तरह उलझते जा रहे हैं। रेगुलेटर्स के इश्यूज भी इसके साथ हैं और बाकी भी कई सारी चीज़ें हैं जो एलन मस्क को इस समय ट्विटर में के मामले में मुश्किल में डाल रही हैं। इधर टेस्ला का क्वार्टरली नुकसान बढ़ा है और टेस्ला का बिटकॉइन में जो निवेश है उसमें बड़ा नुकसान हुआ है टेस्ला को। यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है। सर, फिर बड़ी छटनी का संकेत भी दिया है मस्क ने। मस्क ने संकेत दिया क्योंकि ट्विटर का जो पूरा फिनांसिंग मॉडल है ना, वो लड़खड़ा गया है। मैं आंकड़े, अब ट्विटर के बारे में आंकड़े बाहर आना शुरू हुए, अभी तक तो नहीं आ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ला ने बिटकॉइन में बड़ा निवेश किया था जिससे नुकसान हुआ, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें ट्विटर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी है और इसलिए टेस्ला के स्टॉक में, टेस्ला के मुनाफे और घाटे में मूवमेंट का असर इसमें दिखाई देगा। कुछ आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ट्विटर में इस समय करीब 238 मिलियन मॉनेटाइजेबल यूज़र्स हैं, यानी ऐसे यूज़र्स हैं जिन पर पैसा लगाकर उनसे पैसा वसूला जा सकता है। इसमें से 64 मिलियन यूज़र्स से $8 पर मंथ अगर ले पाते हैं एलन मस्क, तब ट्विटर का नुकसान भरपाई हो पाएगी और आगे आ पाएगा। यानी हर 4 में से 1 पर्सन को $8 की ये सर्विस लेनी पड़ेगी इस समय, ऐसा लगता है। ऐसी सिचुएशन में मस्क इस मंदी के दौर में, बाकी चीज़ों की परिस्थिति में, क्या हम ये माने कि प्राइवेसी की और बाकी जांच अलग हैं, सिर्फ फिनेंशियली देखें तो क्या ट्विटर अपने इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस पर $8 मिलियन की फीस लगा पाएंगे और उसके साथ वो इसके लिए तैयार होंगे? कंपनी के पास
को करीब करीब $24, मतलब एक क्वार्टर में $24 की ज़रूरत है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, अप्रैल में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था ट्विटर खरीदने से पहले, और उसमें कहा था कि जितने बड़े सब्सक्राइबर्स हैं या बड़े फॉलोअर्स हैं, जो बड़े सब्सक्राइबर्स हैं ट्विटर के, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति, तमाम बड़े स्टार, सेलिब्रिटीज़, उनके ट्वीट करने की संख्या घटती जा रही है। और उन्होंने एक चार्ट के साथ ये बताया था कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं इनका ये ट्वीट भी काफ़ी चर्चा में रहा था अप्रैल का, उन्होंने बताया था। इस हिसाब से अगर माना जाए, उनका कहना था कि जितने बड़े जैसे बराक ओबामा, जस्टिन बीबर, केटी पेरी, रिहाना, क्रिस्टियानो, टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा, एलन शो, ऐसे बड़े सब्सक्राइबर्स जिनके बेस पर ट्विटर बड़े पैमाने पर लोगों को इंगेज करता है, इनके ट्वीट्स पर लोग इंगेज होते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो बढ़ता है। यह बात एलन मस्क ने अप्रैल में टेक ओवर से पहले कही थी, और उस ट्वीट का नाम था इज ट्विटर डाइंग। ये स्थिति अब और ज़्यादा विकट हो गई है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट रिस्टोर होने के बाद बहुत सारे लोगों ने और भी ट्वीट कम कर दिए हैं ट्विटर पर, और इसके साथ भारत और दुनिया की कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग में भी कमी हो गई है। ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों के सर्वे आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। एक सर्वे कल भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 80% कर्मचारियों ने कहा कि ट्विटर को चलाना मस्क के लिए ऐसी स्थिति में मुश्किल हो जाएगा। तो ट्विटर काफ़ी एज पर खड़ा हुआ है, एक तरफ से रेगुलेटर हैं और दूसरी तरफ से घाटे हैं। इनके बीच एलन मस्क इसे कैसे आगे ले जाएंगे, ये इस पर सबकी दिलचस्पी रहेगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्पेशल रिपोर्ट है चांदी पर। चांदी के बाजार में बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। क्यों बन रही है संभावना, देखिए आप स्पेशल रिपोर्ट में। चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। लगातार दूसरे साल मांग के मुकाबले सप्लाई कम रहने का अनुमान है, और ऊपर से डॉलर में आई नरमी भी कीमतों को सहारा दे रही है। पिछले एक महीने में चांदी का घरेलू भाव 8% से ज्यादा बढ़कर 61,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंचा है। विदेशी बाजार में तो करीब 13% का उछाल देखने को मिला है, और भाव $21 प्रति औंस के करीब बना हुआ है। 2 वर्षों से वैश्विक स्तर पर चांदी की सप्लाई के मुकाबले मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि इस साल यानी 2022 के दौरान दुनिया भर में चांदी की मांग सप्लाई के मुकाबले करीब 19% अधिक रह सकती है। 2021 में भी सप्लाई के मुकाबले मांग 5% ज्यादा थी। 2022 में तो चांदी की वैश्विक मांग में 16% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और ये रिकॉर्ड स्तर 34,303 टन तक पहुंच सकती है। मांग बढ़ने और सप्लाई घटने की वजह से लगातार दूसरे साल ग्लोबल मार्केट को चांदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, और इस साल तो ये कमी रिकॉर्ड स्तर यानी 5,455 टन तक पहुंच सकती है, और 2021 में रही कमी के मुकाबले ये आंकड़ा 4 गुना बड़ा है। कीमती धातु होने के साथ चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और वैश्विक स्तर पर इसकी कुल खपत में 44 से 45% मांग इंडस्ट्री से ही रहती है। 2022 के दौरान वैश्विक स्तर पर चांदी की इंडस्ट्रियल मांग में 5% बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके अलावा निवेश के लिए इसकी फिजिकल मांग में 29% बढ़ोतरी की संभावना है, और ज्वेलरी के लिए चांदी की मांग 18% से ज्यादा बढ़ सकती है। नवंबर के दौरान अमेरिकी डॉलर में आई तेजी ने भी चांदी की कीमतों को सपोर्ट किया है। अमेरिका में रिटेल महंगाई घटने की वजह से संभावना बढ़ गई है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ेगी, और इसकी वजह से डॉलर में नरमी देखने को मिली है। 10 नवंबर को रिटेल महंगाई का आंकड़ा जारी हुआ था, और तब से लेकर डॉलर इंडेक्स में 3 से 4% गिरावट आ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल बनता है दुनिया भर में चांदी की बढ़ी हुई मांग क्या इसकी कीमतों को और सहारा देगी? क्या निवेश के लिए चांदी को मौजूदा भाव पर भी खरीदा जा सकता है? इंडिया इन्फोलाइन के अनुज गुप्ता का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी की इंडस्ट्रियल और निवेश मांग में और बढ़ोतरी की संभावना है। ऊपर से अमेरिका में भी ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, जिस वजह से अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ सकता है, और दोनों ही परिस्थितियों में चांदी की कीमतों को सहारा मिल सकता है। मार्च तक घरेलू बाजार में चांदी का भाव 65,000 रुपए का स्तर दिखा सकता है। मनी9 की सलाह है कि चांदी में किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। मनी9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही का तमाम ये कमोदिवार
लाल है